एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे सिंजीन इंटरनेशनल के बारे में। हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, वो पैसे कैसे कमाते हैं, बेसिकली रेवेन्यू मॉडल देखेंगे और हम फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और एंड में हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले बिजनेस मॉडल से। तो सिंजीन एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसको CRO CDMO भी बोला जाता है। ये कंपनी बायोकॉन की सब्सिडियरी कंपनी है। किरण मजुमदार शाह, आपने उनका नाम सुना होगा, जो बायोकॉन के प्रमोटर है। उन्हीं की जो कंपनी है बायोकॉन, उसकी सब्सिडियरी है सिंजीन इंटरनेशनल। अब बेसिकली इनका काम क्या होता है? जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज होती है ना, उनको इनोवेटर बोला जाता है, जो ड्रग को इनोवेट करते हैं। वो लोग अपना R&D, क्योंकि एक ड्रग को, अगर आपको एक ड्रग को मार्केट में लाना है, मेडिसिन या कोई ड्रग आपको मार्केट में लाना है, तो उसके लिए आपको बहुत R&D करना पड़ता है, राइट। उसके ट्रायल्स होते हैं, सब कुछ होता है, रिसर्च होती है। ये जो पूरा काम है, जो ये इनोवेटर कंपनियां होती हैं, बेसिकली बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जो ड्रग बनाती हैं, ये आउटसोर्स करते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी कंपनियों को, फॉर एग्जाम्पल सिंजीन इंटरनेशनल। तो ये आउटसोर्स क्यों करते हैं, इसको हम ना 5 मिनट बाद देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक ड्रग डिस्कवरी की क्या प्रोसेस होती है, या ड्रग को मार्केट में कैसे लाया जाता है, उसकी जो प्रोसेस होती है हम वो देखेंगे, जिससे आपको सिंजीन का बिजनेस मॉडल भी समझेगा और जो CDMOs या CROs कंपनी का बेसिकली जो मॉडल स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको समझेगा। सिंजीन यहाँ पर बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट्स में है। पहला है ड्रग डिस्कवरी, सेकंड है डेवलपमेंट प्रोसेस, थर्ड है डेडिकेटेड R&D। जो ड्रग को मार्केट में लाने के लिए उसकी, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो पहला है ड्रग डिस्कवरी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आती रहती हैं और साइंटिस्ट उस प्रोटीन को ढूंढते हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, और इस प्रोटीन को, इस डिसीज को फाइट आउट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए साइंटिस्ट कंपाउंड्स ढूंढते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो साइंटिस्ट, उसमें से साइंटिस्ट को कुछ प्रॉमिसिंग कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। इस प्रॉमिसिंग कंपाउंड्स को हम लीड कंपाउंड्स भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है कि ये जो कंपाउंड्स आपको मिले हैं, क्या ये टॉक्सिन्स तो नहीं है, मतलब टॉक्सिन्स तो नहीं है इसमें। फिर सेकेंड चीज़ ये देखी जाती है कि जिस बॉडी पार्ट को या जिस सेल को आपको वो ड्रग को टारगेट करना है, क्या उसी पे वो ड्रग अफेक्ट करेगा, राइट। ये सारा, इसको बोलते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन, जो देखा जाता है। बेसिकली ये ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस होता है। यहाँ पर लीड्स या कंपाउंड्स फाइंड किए जाते हैं, ये पहला प्रोसेस होता है। सिंजीन का ऑलमोस्ट 32% ऑफ सेल्स इस ड्रग डिस्कवरी से आता है। यहाँ मर्क, GSK और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी क्लाइंट्स हैं। सिंजीन बायोलॉजिक्स और केमिकल, ये दोनों ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में है। बायोलॉजिक्स क्या होता है, केमिकल क्या होता है, हम ये आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इनके दूसरे सेगमेंट की, जो है डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जैसे ड्रग डिस्कवरी में आपने देखा कि हमने लीड कंपाउंड को ढूंढ लिया, अब इसको आगे लेके जाते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में, जहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्योंकि आपने जो मॉलिक्यूल ढूंढा है, कंपाउंड या जो ड्रग ढूंढा है, आपने डिस्कवरी की है, उसको अभी टेस्ट भी करना पड़ेगा। बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस में पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में इन विट्रो ट्रायल्स होते हैं और इन वीवो होते हैं। बेसिकली इन विट्रो में क्या होता है ना, आपका जो ड्रग है वो बेसिकली टेस्ट ट्यूब में टेस्ट किया जाता है, और इन वीवो में वो एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, जैसे रैट्स, रैबिट्स आपने पिक्चरों में देखा होगा। उन पे बेसिकली लिविंग बॉडी पे टेस्ट किया जाता है इन वीवो में, लेकिन वो एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में यहाँ पे ह्यूमन बींग्स पे ये टेस्ट किया जाता है। इसके 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 में 50 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, जिनको ये ड्रग दिया जाता है। फेज 1 से फेज 2 में ड्रग की जाने की प्रोबेबिलिटी है अराउंड 63%। फिर फेज 2 में 100 to 300 लोगों को, ह्यूमन बींग्स को ये ड्रग दिया जाता है, जिनको कोई ना कोई बीमारी हो। ये स्टेज जो होता है फेज 2, ये सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड 32%। यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका ड्रग सही में इफेक्टिव है कि नहीं है। फिर थर्ड है फेज 3। यहाँ 300 to 3000 वॉलंटियर्स को ये ड्रग दिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली ये डिसाइड होता है कि क्या ड्रग मार्केट में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड 58%। अब यहाँ से ना बेसिकली ड्रग NDA प्रोसेस में जाता है, कि जहाँ पे रेगुलेटर्स
अप्रूव करते हैं आपके ड्रग को। तो जैसे यूएसएफडीए आपने सुना होगा, वो एक रेगुलेटर है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं। सो यहाँ से फेज 3 से ड्रग एनडीए एप्लीकेशंस में जाता है, जहाँ पर रेगुलेटर डिसाइड करेंगे कि आपका ड्रग, बेसिकली रेगुलेटर्स आपके ड्रग को अप्रूवल देंगे कि आपका ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है कि नहीं है। फिर यहाँ से ड्रग मार्केट के अंदर आता है, जहाँ पे मार्केट में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है अराउंड 85%। इस पूरी प्रोसेस को ना अराउंड 12 to 15 ईयर्स लग जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, याद है मैंने आपको कहा था कि ये जो इनोवेटर कंपनियां हैं, ये सीआरओ या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिंजिन जैसी कंपनियों को अपना काम आउटसोर्स क्यों करती है, ये पूरा काम बेसिकली आउटसोर्स क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो जो फार्मा कंपनीज हैं, जो इनोवेटर कंपनीज हैं, उनको चाहिए रहता है कि ये हम काम आउटसोर्स कर दें, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट लग जाएगा, पूरा टाइम पूरा सब लग जाएगा, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि मान लो आप इनोवेटर कंपनी है, ठीक है, आपने ये पूरे ट्रायल्स किए, सब कुछ किया, आपका ड्रग फेज 3 में है और आपको लगता है कि फेज 3 से तो ये पास आउट हो जाएगा। और उसके साथ साथ ना आपने क्या किया कि आपने साइड बाय साइड अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाना शुरू कर दी, मतलब फैसिलिटीज़ लगाना शुरू कर दी, क्योंकि अगर आपको ये ड्रग बनाना है तो उसके लिए आपको प्लांट मशीनरी सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। सो आपने केपेक्स वहाँ पे करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट आपका केपेक्स हो चुका है। अब अगर जो रेगुलेटर है वो आपके ड्रग को अप्रूव नहीं करता है, तो आपने जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनाई है उस ड्रग के लिए, वो तो पूरी वेस्ट हो गई, राइट। आपने इतना खर्चा किया और वो केपेक्स किया, हो सकता है कि आपने डेट लेके केपेक्स किया होगा, राइट। तो ऐसे में आपको कर्जा तो फिर भी चुकाना है, लेकिन अब वो फैसिलिटी जो है वो वेस्ट हो गई। सो ऐसे में देखिए कितना नुकसान होता है। तो इनोवेटर कंपनीज ने ये देखा कि इन सब की वजह से ना क्योंकि ड्रग डिसअप्रूव हो रहा है और ये फैसिलिटीज़ पूरी वेस्ट जा रही है, तो इनके मार्जिन पे बहुत प्रेशर आ रहा है। सो इसके वजह से इन्होंने ये नीड अराइज हुई कि जो इनोवेटर कंपनियां हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को अपना काम आउटसोर्स करेगी। तो यहाँ पे उनको एज सच इसका टेंशन नहीं है कि हमें केपेक्स करना है और हमें ये सब करना है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम आपका सीआरओ कर रही है, इवन मैन्युफैक्चरिंग भी, इसको अभी हम देखेंगे। यहाँ से डेवलपमेंट बिजनेस से अराउंड 37% आता है सेल्स इंजिन को। क्रैम्स और सीडीएमओ ना, क्रैम्स भी इन कंपनियों को बोला जाता है। सो क्रैम्स और सीडीएमओ में ना बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एक रिसर्च का काम पूरा करेंगे, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग का। सिंजिन दोनों में भी है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में भी है और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में क्या है कि जैसे वहाँ पे ड्रग डिस्कवरी हो गया, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। लेकिन जो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपके जो ड्रग है ना, उसको कैसे स्केल अप करना है, मार्केट में आने के बाद उसको कैसे स्केल अप करना है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो ये भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि सिंजिन मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो इस ड्रग का पूरा मैन्युफैक्चरिंग भी सिंजिन देखता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अराउंड 7 to 8% ग्रोथ सिंजिन को मिला है। तो ये जो नए स्टार्टअप्स भी होते हैं ना, उनके पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन वो पूरा रिसर्च करना, पूरा ये सब मैन्युफैक्चरिंग देखना, मार्केट में वो ड्रग को लेके आना, ये सब पूरा ये जो सीआरओ कंपनीज है, सिंजिन जैसी कंपनीज, ये सब उनके लिए करती हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जैसे सिंजिन जैसी कंपनियाँ, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज देती हैं क्लाइंट्स को। और इंडिया में ना आउटसोर्स करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में आउटसोर्सिंग का पूरा काम हो जाता है। क्योंकि इंडिया में ना आउटसोर्सिंग की सर्विसेज बहुत ही लो कॉस्ट में होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। याद है मैंने आपको कहा था कि सिंजिन बायोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग में भी है या बायोलॉजिक्स के ड्रग्स में भी है। सो अभी ये क्या होता है, देखो कोई भी ड्रग बनाने के 2 प्रोसेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है, जो आप नॉर्मल जैसे कोई भी दवाई खाते हो वो केमिकल रिएक्शन से बनी हुई होती है, और दूसरा एक होता है बायोलॉजिक्स। तो यहाँ पर ना बेसिकली वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू इंजेक्शंस, ठीक है। सो ये जो माइक्रोब्स हैं या ये जो कंपाउंड्स है, एक माइक्रोब्स आप एक वायरस भी समझ सकते हो कि आपके वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस आपके बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, आपके बॉडी में डाले जाते हैं थ्रू इंजेक्शंस। तो यहाँ पे ना ये जो माइक्रोब्स हैं ये जो वायरस है, वो किससे बनते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। सो ये जो माइक्रोब्स हैं जो इंसर्ट करते हैं आपके अंदर, बेसिकली इससे ना जो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज डेवलप करता है। सो यहाँ पे ये बायोलॉजिक्स से बहुत काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और क्यों ऐसा, क्योंकि एक तो ये टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, इसमें टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, और सेकेंड थिंग ये
कि जो टारगेटेड एरिया है जहाँ पे आपको ये मेडिसिन काम करवानी है, ये जो बायोलॉजिक्स है वहाँ पे वो टारगेटेड एरिया पे काम करते हैं। सिंजीन जैसा मैंने कहा बायोलॉजिक्स में ऑलरेडी है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ यहाँ पर कर रहा है। और ऐसे बोला जाता है कि आगे इन अ डिकेड आप देखोगे कि आगे के 10 साल में बायोलॉजिक्स इज द फ्यूचर, बायोलॉजिक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ये बायोलॉजिक्स में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा केपेक्स किया हुआ है। बैंगलोर में इन्होंने केपेक्स करके रखा है। 2021 में ना इनके एक एपीआई प्लांट को क्लियरेंसेस मिलने वाले थे। सो बेसिकली इन्होंने काफ़ी अच्छा केपेक्स यहाँ पे करके रखा है। सिंजीन यहाँ पे एंटीवायरल टेस्टिंग में भी है। सो बेसिकली जो बायोलॉजिक्स का मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर माइक्रोब्स एंटर किए जाते हैं इंजेक्टेबल से। सो वो माइक्रोब्स में कहीं वायरस है कि नहीं, क्योंकि अगर वो माइक्रोब्स में वायरस निकल गया तो बहुत ही यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाएगा, राइट। सो वो माइक्रोब्स में वायरस है कि नहीं उसकी टेस्टिंग भी सिंजीन करती है एंटीवायरल टेस्टिंग के थ्रू। सिंजीन यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक कैपेबिलिटीज़ में भी है। अब ये क्या होता है, हम ह्यूमंस को व्हाट डिफाइन अस, राइट, तो हमारा एक यूनिक कोड होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। सो बेसिकली अगर हमें इस जेनेटिक कोड का डेटा बनाना है पूरे स्पीशीज़ का, तो हमारे पास कितना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा। इस डेटा को एनालाइज करना कि हाउ एवरी स्पीशीज इज़ डिफरेंट, ये बहुत ही प्रोसेस बड़ा है और इसके लिए बहुत ही सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं और बहुत ही एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो सिंजीन यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक कैपेबिलिटीज़ में भी है, जहाँ पे ये पूरा डेटा एनालाइज करता है और जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व होते हैं। सिंजीन न सिर्फ फार्मा कंपनीज के लिए ही काम नहीं करती, इवन कंज्यूमर जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं जैसे यूनिलीवर हो गया, उनके साथ भी ये काम करती हैं। फिर जो एनिमल हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए काम करती हैं, कंज्यूमर गुड्स उनके लिए काम करती हैं, राइट। सो अब जैसे कि हाल ही में जोइटिस के साथ, जोइटिस एक एनिमल हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से आती है। सो यहाँ पर सिंजीन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कोलैबोरेशन है। सबसे अच्छी बात सिंजीन की ये है कि धीरे धीरे ये रिसर्च से अपनी मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सर्विसेज एक्सपांड कर रही है, तो रिसर्च भी ये करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी ये करेंगे। सो इसका क्या फ़ायदा होता है, यहाँ आपका एक क्लाइंट है जहाँ जिसके लिए आपने पूरा ड्रग डिस्कवरी किया, मॉलिक्यूल डिस्कवर किया, डेवलपमेंट किया, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल भी किया और आप उसको कमर्शियलाइजेशन स्टेज तक लेके आए हो, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग भी उसका आप करोगे। तो जो इनोवेटर कंपनियां होती हैं ना उनको चाहिए रहता है कि सारा काम उनका अंडर वन रूफ हो, राइट। सो यहाँ पर सिंजीन जैसे कंपनी को बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करती है और इनके ना अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं। तो इनके जो अधिकतर इनका जो रेवेन्यू आता है ये इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है और वो रिन्यूअल बहुत होते हैं। इनके जो क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत बार रिन्यू होते हैं, तो क्लाइंट के साथ इनके काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं। और पहले क्या होता था ना कि सिंजीन को ना इनके जो क्लाइंट्स थे वो पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही देते थे, लेकिन क्योंकि सिंजीन की सर्विसेज इनको बहुत अच्छी लगी तो ऐसे केस में सिंजीन को अभी पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करने देते हैं। तो अभी के जो क्लाइंट्स हैं जो इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इनके साथ हैं या जो इनका पूरा जो सिंजीन इन क्लाइंट्स का पूरा प्रोजेक्ट देखती है, तो पहले ये सिर्फ छोटे छोटे काम ही करती थी, अच्छी सर्विस देने की वजह से पूरा काम सिंजीन के पास आ गया। अभी तक हमने इनके दो बिजनेस सेगमेंट की बात की, डिस्कवरी और डेवलपमेंट। अभी थर्ड बिजनेस जो है इनका डेडिकेटेड R&D है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 31% ऑफ सेल्स आता है इस कंपनी को। और यहाँ पे ना सिंजीन इनके क्लाइंट्स के लिए डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जो सिर्फ इन्हीं के जो सिर्फ एक ही क्लाइंट के लिए, पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए होता है। क्लाइंट के हिसाब से ये कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इनको क्लाइंट्स को बना के देती है। यहाँ जो सिंजीन साइंटिस्ट को हायर करती है ना, वो बेसिकली इनका जो पेमेंट है साइंटिस्ट का वो इनोवेटर कंपनी करती है और जो साइंटिस्ट है ऑलमोस्ट ये पूरा काम उस इनोवेटर कंपनी के लिए करेंगे। तो एमजेन के साथ इनके कोलैबोरेशन से अराउंड 170 साइंटिस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर जो हर्बल लाइफ है उनके साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। ब्रिस्टल मेयर्स के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, वहाँ पे भी ये लोग डेडिकेटेड R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर इनको इन जैसे कंपनियों को बना के देते हैं। जैसे मैं बायोलॉजिक्स की बात कर रही थी, तो बायोलॉजिक्स में एक तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी ग्रोथ है और सिंजीन आगे क्यों ग्रो होगी, क्योंकि बायोलॉजिक्स में ना बहुत हाई स्विचिंग कॉस्ट होता है। मतलब ये जो बायोलॉजिक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऑलरेडी आपको फैसिलिटीज़ पूरी बना के रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। एक बार आपने सेल लाइन बना दी, फिर जो इनोवेटर कंपनियां हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कभी
छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट हाई होता है, क्योंकि बायोलॉजिक्स का जो पूरा प्रोसेस है ना वो बहुत ही कॉस्टली है और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोड जो सिंजीन के पास है, और इसी वजह से ना आगे जाके सिंजीन को बहुत ग्रोथ होगा, क्योंकि वो बायोलॉजिक्स में है और इसके वजह से क्योंकि मोड है इसके पास, हाई स्विचिंग कॉस्ट है, तो इनोवेटर कंपनियाँ इनको छोड़ के नहीं जाएंगी। अब अगर मैं इनको पैसे कैसे कमाते हैं या रेवेन्यू इस कंपनी को कैसे मिलता है, तो इनके बेसिकली दो मॉडल्स है, एक FTE और एक FFS। तो FTE फुल टाइम इक्विवेलेंट जो है, इसको फुल टाइम इक्विवेलेंट मॉडल बोला जाता है। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं वो पूरा क्लाइंट के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मान लो आपको हायर तो TCS ने किया है, लेकिन आप काम पूरा HSBC का कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे जो इस इधर भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो पूरा उस क्लाइंट का, उस इनोवेटर कंपनी का काम करते हैं, और यहाँ पे फुल टाइम इक्विवेलेंट सर्विस मॉडल होता है। सो डिस्कवरी बिजनेस हो गया या डेडिकेटेड R&D बिजनेस जो हो गया, उस वहाँ से इनको FTE मॉडल से पैसा आता है। फिर है FFS, फी फॉर सर्विस। यहाँ पे आपको इनोवेटर जो होती है ना वो बहुत छोटी छोटी काम देती है, एक पूरे बड़े प्रोजेक्ट में से छोटा छोटा काम सिंजीन को देती है। तो यहाँ पे ना फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे एक ये फी चार्ज करते हैं। डेवलपमेंट बिजनेस से ना इनको FFS मतलब फी फॉर सर्विस मॉडल से पैसा आता है। अब ना हम इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो अराउंड 19% CAGR का ग्रोथ है 3 इयर्स और 5 इयर्स में। आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक रहा है। और अगर आप इनके मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 19% के आसपास इनके मार्जिन हैं। ROC अगर आप देखोगे तो वो पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा इनका ROC कम हुआ है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने केपेक्स किया था, तो उस केपेक्स को उनको टाइम लगेगा सेल्स में जनरेट होने के लिए, क्योंकि अभी अभी वो फैसिलिटीज़ लगाई है, तो वो फैसिलिटीज़ में से सेल्स में आने के लिए उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए अभी ROC आपको थोड़ा सप्रेस दिख रहा है। अगर मैं CFO वर्सेस PAT की बात करूँ तो जितना इनका प्रॉफिट है उससे ज़्यादा ही इन्होंने कैश में कन्वर्ट किया है। सो बेसिकली ये अच्छी चीज़ होती है कि जितना आपका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट उतना आपका कैश में पैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे CFO वर्सेस PAT में कंपनी ने अच्छा काम किया है। अगर मैं इस कंपनी के रिस्क की बात करूँ तो पहला रिस्क जो मुझे लगता है वो है रेगुलेटरी रिस्क। अगर कोई US FDA का ऑब्जर्वेशन आता है तो यहाँ पर इनको इनके रेवेन्यूज़ को अफेक्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ वैल्यूएशन भी अफेक्ट हो सकता है। सेकेंड रिस्क जो मुझे लगता है वो है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। तो इनका अराउंड 10 to 12% जो रेवेन्यू है वो टॉप 2 क्लाइंट से आता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे कोशिश कर भी रहे हैं कि ये लोग क्लाइंट्स बढ़ाएं। देखो हाल ही में अराउंड 362 क्लाइंट्स इनके पास है, और काफ़ी अच्छे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे अच्छे बड़े बड़े इनोवेटर्स इनके क्लाइंट्स हैं। लेकिन क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इस कंपनी में है, जो कि आगे जाके धीरे धीरे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन ना रहे। अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन इस कंपनी, अगर मैं PE रेशियो की बात करूँ सिर्फ तो ऑलमोस्ट 55 के आसपास इसका PE रेशियो है। वहीं जो इनके सैमसंग बायोलॉजिक्स है या वुक्सी जो कंपनी है जो चाइना की एक सबसे बड़ी CRO है, तो वहाँ पे भी उनके भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। इसका एक रीज़न है कि जैसे ये बायोलॉजिक्स में आ रहे हैं, रादर सिंजीन बायोलॉजिक्स में ऑलरेडी है, तो बायोलॉजिक्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो मार्केट ने उसको भी डिस्काउंट किया है। फिर उसके बाद क्योंकि बायोलॉजिक्स में स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, हाई स्विचिंग कॉस्ट है, तो उसके वजह से वैल्यूएशन सिंजीन को बहुत ज़्यादा दे के रखे हैं। फिर ग्रोथ मार्केट बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर हाल ही में इनके कोविड से रिलेटेड काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं, उसके वजह से भी इनको ज़्यादा वैल्यूएशन दिया हुआ है। फिर आउटसोर्सिंग का जो काम है ये आगे जाके बढ़ने ही वाला है, क्योंकि बड़ी जो इनोवेटर्स कंपनी है वो चाहती है कि ये सारा जो पूरा प्रोसेस है जो भी अभी मैंने आपको बताया वो आउटसोर्स करे, तो इसका काम भी बढ़ने वाला है। इसके वजह से सिंजीन को ज़्यादा मल्टीपल दिया हुआ है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से सिंजीन का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। अब हमने क्या करना चाहिए? देखो जैसे ये थोड़ा वेवी बिजनेस है, मतलब थोड़ा लंबी बिजनेस है आप बोल सकते हो, तो कुछ क्वार्टर्स में आप देखोगे कि शायद इनका बिजनेस थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। सो ऐसे केस में अगर करेक्शन होता है डाउन साइड में तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी। जैसे मार्केट आगे के 10 साल इस कंपनी के लिए बहुत ही हाई ग्रोथ कंसिडर कर रहा है ड्यू टू बायोलॉजिक्स।
सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आगे जाके ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी और आपको ये शेयर खरीदना है, मैं आपको डायरेक्ट बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, लेकिन अगर आपको ये खरीदना है तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि क्वार्टरली में आगे जाके कुछ क्वार्टर्स अच्छे नहीं आए, अंडर परफॉर्म करे, तो उस केस में करेक्शन हो सकता है। आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने जितना इसको वैल्यूएशन देके रखा है, मार्केट तो इससे आगे जाके बहुत ही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है और मार्केट ने कई सालों की ग्रोथ यहाँ पर डिस्काउंट करके रखी है, यहाँ पे बहुत सालों की ग्रोथ कंसिडर की है। सो ऐसा भी हो सकता है कि भले ही क्वार्टरली में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आए, लेकिन मार्केट इसको फिर भी हाई वैल्यूएशन दे, क्योंकि मार्केट इसको आगे के 10 साल के लिए देख रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि करेक्शन हो ही ना, मुझे नहीं पता करेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। और ये सारी जो मैंने बातें की हैं, ये सब जो मैंने रिस्क बताया और सब कुछ जो मॉडल समझाया, उसको एनालाइज करने के बाद, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और एक चीज़ कि ये स्टॉक जो है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप इसे शॉर्ट टर्म गेन्स एज सच एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो ही ये स्टॉक अच्छा है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।